नमस्कार। एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, आज एक ऐसा साक्षात्कार जो आज की आवश्यकता है वो मैं पेश कर रहा हूं। सबसे पहले आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और अगर लगे कि ये बिल्कुल सही है तो इसको शेयर जरूर करें। आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, भारत में, जहाँ का सारा ढांचा है वो राजनीति के इर्द गिर्द रहता है। हम नेताओं से ही आस कर सकते हैं, क्योंकि जिनको हम विधायक बनाते हैं, जिनको हम सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, उनसे बहुत सारी उम्मीदें करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त करना चाहता है, कोई नौकरी प्राप्त करना चाहता है, तो शिक्षा ग्रहण करता है और हर नौकरी के अनुसार एक शिक्षा का स्तर प्राप्त करना होता है। लेकिन लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सरपंच के लिए पढ़ाई का ये लेवल होना चाहिए, विधायक के लिए ये होना चाहिए, सांसद के लिए होना चाहिए और मंत्री के लिए ये लेवल होना चाहिए। शिक्षा लागू की गई है लेकिन उसका कोई लेवल तय नहीं किया गया है और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमारे देश में सुधार होने वाला नहीं है। अच्छे लोगों के हाथ में नेतृत्व तब तक नहीं रहेगा। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है और इसको आप स्वीकार भी करेंगे। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आज एक ऐसे व्यक्ति के पास बैठा हूँ जो सेवानिवृत्त आईएएस हैं और राजनीति में अपनी जगह तलाश कर रहे हैं। मैं बातचीत कर हूँ राजेंद्र जी नाइक की, रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त आईएएस। आज मैं उनके पास इसीलिए आया हूँ कि कुछ खास मुद्दों पर उनसे बातचीत करूँगा। वर्तमान में सुजानगढ़ में एक आंदोलन भी चल रहा है सुजानगढ़ को जिला बनाने का। उसमें भी कहीं न कहीं सुजानगढ़ को अनदेखा किया गया है। ऐसा क्यों हुआ, ये एक आईएएस बता सकता है। तो आइए बातचीत करते हैं आदरणीय राजेंद्र नाइक जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप पे आईएएस कब बने थे और किस तरह की सेवा आपने की, कितने वर्षों की सेवा की? सर, प्रथम तो मैं हिंदू नव वर्ष पर आपको, आपके सारे श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप मेरे को ये प्रश्न पूछा है मेरा व्यक्तिगत करियर के बारे में, तो 1981 में मैंने मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस से किया। यूनिवर्सिटी में मेरी रैंक थी और मेरे प्रोफेसर चाहते थे कि मैं यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाऊँ, लेकिन उस साल यूनिवर्सिटी में कोई वैकेंसी नहीं थी लेक्चरशिप की। इसलिए मैंने 1981 की आरएएस एग्ज़ाम मैंने लिखा, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और 1982 आईएएस एग्ज़ाम से मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे आईएएस एलाइड मिला और भारत सरकार के सर्वोच्च पद सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ और हिंदुस्तान का मैं 52वां कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट्स और अपने राजस्थान का मैं पहला कंट्रोल जनरल डिफेंस अकाउंट्स बना हूँ। क्या बात है सर, बिल्कुल। देखिए, इतना बड़ा पद आपने प्राप्त किया, इतनी बड़ी सर्विस की, लेकिन इतने मृदुल भाषी है, इतने सरल व्यक्तित्व है कि आपके पास कोई व्यक्ति बैठता है तो कुछ देर बात करना चाहता है। सर, सेवानिवृत्त होने के बाद में मैंने सुना है हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा आपको एक बहुत बड़ी जॉब ऑफर की गई है। वो कौन सी जॉब है, आपने उसको क्यों ठुकरा दिया? देखिए, हर एक जो भी पढ़ना चाहता है या सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता है वो सब आईएएस बनना चाहते हैं जी। मैं भी कोशिश की थी, लेकिन मेरा ये सौभाग्य है कि यूपीएससी ने मुझे इस योग्य समझा कि जो आईएएस का इंटरव्यू बोर्ड है उसमें मुझे ऑफ़र किया। लेकिन मैं तो अपने सुजानगढ़ की जनता के लिए उपस्थित हूँ और मैंने वो पद ठुकरा करके आप सबके बीच में, आप सबकी आवाज़ बन के, आप सबके विकास के लिए मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। सर, मैं देख रहा हूँ पिछले 5 वर्षों से, यानी पिछला जब चुनाव हुआ था उस समय आप सुजानगढ़ में आए थे और आपने एक पार्टी को ज्वाइन करके और उसमें अपनी जगह बनाने का प्रयास किया। तो राजनीति में आप क्यों आना चाहते हैं और इन 5 वर्षों में आपने क्या प्राप्त किया है? देखिए, मैं पहले डिफेंस सर्विसेज के साथ में था। दुर्गम से दुर्गम जगह पर मैं गया। जो विश्व का सबसे बड़ा ऊंचाई के स्तर पर जो युद्ध स्थल है वो है सियाचिन ग्लेशियर। मैं वहाँ भी गया हूँ। अनडिक्लेयर कारगिल वॉर था, उस समय भी मैं गया हूँ और भारतीय सेना की मैंने सेवाएं की है। उसके बाद में अब हर एक अच्छे इंसान को
हर एक अच्छे इंसान को राजनीति में आना चाहिए। जब तक अच्छे इंसान नहीं आएंगे तो हम किस प्रकार से अपने राजनीतिक रूप से हम अपना प्रतिनिधित्व दे सकेंगे और भारत माता की सेवा कर सकेंगे। इसलिए रिटायरमेंट के बाद में मैंने सोचा कि राजनीति में भी आना चाहिए। और क्योंकि मेरा सुजानगढ़ पैतृक निवास स्थान है, इंसान के कई ऋण होते हैं, माता पिता का ऋण, कई ऋण होते हैं, उनमें से एक ऋण होता है अपने पैतृक निवास स्थान का। तो मैं अपनी सारी भौतिक सुख सुविधाएं छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके आप सबके बीच में आया हूं और अपना पैतृक ऋण चुकाने आया हूं। और आप सबका मुझे साथ, आप सबका मुझे प्यार चाहिए सर। देखिए कितने नपे तुले शब्दों में जवाब दे रहे हैं, कोई लंबा जवाब नहीं है, सार गर्भित बात कही जा रही है। और ये लाइन आपने अनेक बार पढ़ी होगी कि जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे सुधार कैसे होगा। हर व्यक्ति कह देता है, मैंने भी कई बार कहा है कि मुझे राजनीति में नहीं आना, राजनीति में गंदगी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। राजनीति में अच्छे लोग भी हैं और अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे तब राजनीति में सुधार होने वाला नहीं है। सर, वर्तमान की राजनीति, जब आप एक आईएएस से सेवानिवृत्त हैं, कम पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग बड़े बड़े मंत्री बन जाते हैं और उनका काम आप जैसे आईएएस अधिकारी करते हैं, तो ये सिस्टम कैसे चेंज हो सकता है? कितना जरूरी है राजनीति में भी एक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए? देखिए, हर एक चीज़ के लिए जो आदमी जिसके योग्य है, अगर उसको हम जिम्मेदारी देंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकता है। अगर एक अयोग्य आदमी है, उसको आपने एक ऐसी चीज़ दे दी है वो नहीं कर सकता है, तो वो अपने क्या प्रतिनिधित्व करेगा? क्योंकि अब ये जैसे सुजानगढ़ से है, अगर हमारे, मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, तो सुजानगढ़ को अगर ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व मिलता, यहाँ के प्रतिनिधि ठीक ढंग से मुख्यमंत्री तक ये मांग करते कि हमें सुजानगढ़ जिला चाहिए, तो मुझे पूरा विश्वास है। ये 70 साल से ज़्यादा हमने इंतजार किया है, ये 70 साल पहले ही बन जाता। रियासत काल में जिला था और उसके बाद में जैसे ही अब जब पुनर्गठन हुआ स्टेट्स का, उस समय इसका जिला का स्टेटस भी छीन लिया गया। तो उस समय के जनप्रतिनिधि और आज तक के अगर वो चाहते तो जिला कब का बन जाता। तो हमें ज़रूरत है कि ऐसे इंसान की, पूरे हिंदुस्तान को ज़रूरत है कि ऐसे योग्य आदमी की कि जो अपने ज़िले का, अपने विधानसभा क्षेत्र का, अपने राज्य का ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकें, तभी प्रजातंत्र सफल हो सकता है। सर, एक डिपार्टमेंट क्षेत्र में भी कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता है, उसको पढ़ना पड़ता है, उसको एक योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है, उसको अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। जबकि एक व्यक्ति जो पूरे विधानसभा क्षेत्र का या पूरे लोकसभा क्षेत्र का या पूरे देश का नेतृत्व करता है, उसके लिए शिक्षा के मानदंड क्यों नहीं है? आपको तकलीफ नहीं होती इस बात की? देखिए, मैं इसको शिक्षा की जगह मैंने योग्यता कहा है। हाँ। अगर कोई योग्य है, मैं थोड़ा सा, आजकल क्रिकेट बहुत चल रहा है, मेरे सुजानगढ़ में रात्रिकालीन मिलन क्रिकेट चल रहा है, वहाँ भी मैं गया था। अगर एक बॉलर को कहो कि तू विकेट कीपिंग कर, वो कैसे कर सकता है? क्या बात है? एक बैट्समैन को कहो कि तू ना वो कर दे विकेट कीपिंग, तो जो योग्य है उस पद को लेने के लिए तो उसी को आगे आना चाहिए, तभी वो ठीक ढंग से वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगा, और ठीक ढंग से रिप्रेजेंट करेगा तभी तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी आगे बढ़ेगी, तभी हमारा प्रजातंत्र सफल होगा। क्या बात है सर, बहुत बेहतरीन ढंग से आपने इस बात को क्लियर किया। आपने अभी जो बात छेड़ी बिल्कुल अच्छी बात थी, सामयिक थी, इस समय सुजानगढ़ आंदोलित है। एक बात बताइए, जैसे इस आंदोलन को कल एक सफलता मिली है कि एक प्रतिनिधिमंडल जो अधिकारियों का आया और उनको इनवाइट किया गया कि सचिव से जयपुर से मुलाकात करवाई जाएगी। अगर हम ईमानदारी से सोचें, जिला हमें नहीं मिला, अब चूँकि आप आईएएस अधिकारी हैं, इस तरह के निर्णय जो है वो मंत्रियों के सचिव लेते हैं, तो ये मामला कैसे सुलझ सकता है? क्या सुजानगढ़ को सफलता मिल सकती है? हमें उम्मीद करनी चाहिए इस मामले में? देखिए, हम सभी को उम्मीद रखना चाहिए, आशा ही जिंदगी है। अगर हम निराश हो गए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें आशावादी बने रहना है। और कल भी मैं छापर तिराया में मैं बोल रहा था, इफ़ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर सरकार चाहे क्या नहीं कर सकती। मैं जब अपने पद पर था तो कई नए ऑफिसेस खुले गए, डिफेंस पेंशन्स के खुले गए, कई खुले गए, लेकिन अधिकारी नहीं थे।
मैंने क्या किया, उस ऑफिस में जो सबसे सीनियर था उसको अधिकारी के मैंने दायित्व दे दिए, वो पार्ट्स दे दिए। अगर राजस्थान सरकार सोचती कि हमारे पास इतने कलेक्टर नहीं है, अरे भाई बहुत सिंपल है, यहाँ एडीएम बैठता है, एडीएम को पावर्स दे दीजिए। और देखिए किस ढंग से, क्योंकि ये तो प्रजातंत्र में है, इसलिए हम प्रजातंत्र चाहिए कि हम सभी का विकास हो सके। विकास के लिए जैसे अंग्रेज थे तो सारे पावर्स अपने हाथ में रखे हुए थे, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, लेकिन उससे विकास नहीं होता, तो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, ठीक है ना। तो इसी के लिए हमारी पंचायती राज आए। आज ये देखिए सुजानगढ़ मेरा जिला 15,000 किलोमीटर वर्ग का है, 5,000 वर्ग किलोमीटर को आपने जिला बना दिया। अरे भाई देखिए मुख्यमंत्री जी, मेरे आईएएस ऑफिसर्स, मेरे जनप्रतिनिधि, देखिए कितना दुख पा रहे हैं हम लोग। करीबन 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर दूर जा कर हम चूरू जाते हैं, और सड़कें भी ठीक नहीं है, किस ढंग से अपना रोजी रोटी छोड़ करके हम जाते हैं। अगर विकास करना है तो सुजानगढ़ को जिला बनाइए, और देखिए जैसे ही कलेक्टर ऑफिस बन जाएगा तो कई सुविधाएं यहाँ पर आ जाएगी, कई चीज़ें यहाँ पर विकास हो सकता है। तो ये विकास करिए। आप क्या कहते हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं सुजानगढ़ को? इसका न्यायोचित मांग है, और इस न्यायोचित मांग का मैंने आपको अभी समाधान दे दिया है कि एडीएम को दे दो पावर। जब कलेक्टर के नंबर बढ़ेंगे तो उस समय कलेक्टर दे देना। अभी एडीएम को पूरे कलेक्टर के पास दे दिए हैं, मैंने दिए हैं। कई चीज़ें जब भारत सरकार में था नहीं थे, मैं कि लीजिए आपको देता हूँ मैं पार्ट्स, तो आप दीजिए। यही फायदा एक अच्छे व्यक्ति से बातचीत करने का, कितने कॉन्फिडेंस के साथ, कितने प्रमाणित ढंग से अपनी बात को कह रहे हैं। सर एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी चुनाव आने वाले हैं, लगभग इसी साल चुनाव होने वाले हैं। पिछले वर्ष आप नए नए राजनीति में आए, 5 वर्षों में राजनीतिक परिदृश्य को आपने सुजानगढ़ में देखा, और चूंकि अब चुनाव होंगे तो एक अच्छा व्यक्ति लोगों को चुनना है, तो आप कहाँ आप अपने आप को पाते हैं? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत सारे लोग टिकट की दौड़ में भी हैं, तो आपका प्रयास क्या है, आपकी इच्छा क्या है? देखिए मैं 2.5 साल से ज़्यादा रिटायरमेंट के बाद में मैं आ गया था राजनीति में, और सुजानगढ़ के 210 गांव हैं, एक एक गांव में कम से कम मैं 10-10 बार गया हूं मैं। और जो मुझे प्यार मिल रहा है, क्यों सब चाहते हैं कि अच्छे आदमी आए आगे। अब जब मैं अपने दोस्तों से, आईएएस ऑफिसर से, अब रिटायर हो गए मेरे साथ में, तो मैंने कहा कि भाई क्या करूं मैं, तो कहा कि राजनीति गंदी है, राजनीति में ये है वो है। तो मैं कि जब तक अच्छे लोग हिम्मत नहीं करेंगे तो कैसे राजनीति का विकास होगा। आज देखिए प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी अच्छे अच्छे लोगों को लेके आ रहे हैं। जयशंकर को उन्होंने, सबसे योग्य आदमी था विदेश मामले में, तो विदेश मंत्री बना दिया है। तो जब तक हम लोग अच्छे आदमी आगे नहीं आएंगे तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हमारा नेता गंदा। अरे आप अच्छे हैं तो आप आओ आगे, हिम्मत करो। मैंने अपना सब कुछ त्याग करके आपका प्यार लेने के लिए, आपकी सेवा देने के लिए राजेंद्र कुमार नायक आपके सामने हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। देखिए कितने शालीन व्यक्ति है, कहीं भी उन्होंने ऐसी कोई मांग नहीं की नेताओं से, बस एक ही कह रहे हैं कि योग्य व्यक्तियों को लाना चाहिए, और योग्य व्यक्ति को लोकतंत्र में पब्लिक लाती है। तो ऐसे व्यक्ति, आप कह रहे हैं कि मैं एक एक गाँव में 10-10 बार गया हूँ, बस सोचने की आवश्यकता है। जो लोग आला कमान में बैठे हैं, जो टिकटों का फैसला करते हैं, उन्हें चाहिए कि अच्छे लोगों को आगे लाया जाए, ताकि हमारा देश, हमारा राजस्थान विकास करे। अच्छे लोग आने से ही सुधार होगा, और इस समय सुधार का जोर शुरू हो चुका है। आज मैंने एक अच्छे व्यक्ति से बातचीत की है। उम्मीद है आपको ये साक्षात्कार बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें, ताकि अच्छे लोग और अच्छे लोग जो हैं वो राजनीति में अपने जगह बनाने का प्रयास करें। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।